हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अबाउट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट अबाउट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? लेट्स स्टार्ट। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हेजनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था और इस चीज़ को प्रपोज किया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। इन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है कि हम किसी भी साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंट किसी भी स्मॉल पार्टिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी या फिर सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट कर सके। यानी दोनों चीज़ों को, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर अगर एक को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करेंगे तो दूसरे के अंदर कहीं ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है, और दूसरे को अगर एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट वाले के अंदर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रह जाएगी। तो ये इन्होंने बताया था। इफ वन ऑफ देम इज मेजर्ड विद ग्रेटर एक्यूरेसी, अगर इन दोनों में से हम एक को ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहते हैं, द अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट, तो दूसरा जो है वो अपने आप ही लेस एक्यूरेट हो जाएगा। इट डेल एक्स इज द इफ आएगा यहाँ पे, सॉरी, इफ डेल एक्स इज द uncertainty in position and del p is uncertainty in momentum, अगर हम del x को uncertainty in position कंसीडर करते हैं और del p को uncertainty in momentum कंसीडर करते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से लिखा जाएगा? del x इंटू में del p will be greater than and equal to h upon 4 pi। ओके, किस तरीके से लिखेंगे? del x इंटू del p ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अपॉन एच पाई, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दोनों जो है लिख सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम इसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू सबको पता होता है 22/7 या 3.14 कंसीडर करते हैं। डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दोनों चीजें हमें पता है। अब हमें एक बात और पता है यहाँ पर कि जो मोमेंटम होता है डेल पी, जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? m इंटू वी के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेल p इज इक्वल टू m इंटू डेल वी। सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, आइदर दिस और दिस। तो डेल p की जगह में m डॉट डेल v लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो डेल x इंटू में डेल p की जगह m डॉट डेल v लिखा हुआ है। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को, डेल एक्स और डेल वी को इधर लेके चलना चाहूँ तो m यहाँ ला सकती हूँ इसके अपोन में। तो डेल एक्स डॉट डेल वी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसने ये वाली जो इक्वेशन है ये बताई थी। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर देखिए ये कह रहा है कि ये ओरिजिनल पाथ है इसका। कोई इलेक्ट्रॉन था, वो इस पाथ के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा था। ओके, अब क्या होगा? जैसे ही कोई फोटोन, इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगा, इसका ये पाथ था, आराम से मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही फोटोन आके इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, तुरंत इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, और जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, यानी इसका जो पाथ है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही जो इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक होगा, जो रिफ्लेक्टेड फोटोन होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ माइक्रोस्कोप लगा हुआ होता है जिससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड पाथ तो था ये कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, इस तरीके से जाएगा, यहाँ से मूव करेगा। लेकिन जैसे ही लाइट रेडिएशन इसके ऊपर, जो फोटोन है वो इंसिडेंट किया, तुरंत इसकी वेलोसिटी और पाथ दोनों के ऊपर चेंजमेंट शो हुए, और इसने इस तरीके से मूव करने की बजाय क्या किया? इस न्यू पाथ को एक्वायर कर लिया विद न्यू वेलोसिटी। यानी जो इसका पाथ था वो और जो इसकी वेलोसिटी थी वो दोनों ही चीजें क्या हुई? चेंज हो गई। ओके, तो इसके अंदर जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो इसी वजह से बताया गया कि जो लाइट रेडिएशन है उसकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अफेक्ट हो जाता है, और इसके पाथ और वेलोसिटी दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइज टू पोजीशन एंड मोमेंटम अलोंग द सेम एक्सिस। सेम एक्सिस के ऊपर ही ये अप्लाई किए जाएंगे। अगर डिफरेंट एक्सिस है तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। तो इसकी जो लिमिटेशन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेके
वो भी नहीं होती हैं। कोई इस तरीके की जो लिमिटेशंस है वो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं की जाती है। अब आपको एक बात यहाँ पे पता चली है कि हम यहाँ पर फोटोन, इंसिडेंट फोटोन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और तब हम कह रहे हैं कि जब ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी, फोटोन गिरेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा और जो इसके मूवमेंट स्पीड है उसे चेंज करेगा, साथ में जो नया पाथ है उसे ये एक्वायर कर लेगा। इसी के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। Here we talk about the significance of Heisenberg uncertainty principle. What is its significance? Like de Broglie principle, de Broglie concept, it is also applicable or significant only for the microscopic particles. जो microscopic particles होते हैं de Broglie की तरह, ये भी सिर्फ उन्हीं के लिए significant है, मैक्रोस्कोपिक के लिए significant नहीं था। क्यों? इसने जब स्टार्टिंग में अपना प्रिंसिपल के बारे में बताया उस टाइम पे इसने कहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये चीज़ जो इसने कंसेप्ट दिया था उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 mg मिलीग्राम वी हैव डेल एक्स टू डेल वी, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए डेल एक्स डॉट डेल वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है 4 एज इट इज है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू जो मास है वो यहाँ पर दे रखा है 1 मिलीग्राम। जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे देन इट इज 10⁻⁻6 केजी। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे कंप्लीट को तो ये नियरली इक्वल आएगा 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स के इक्वल। ओके, तो इतना आ जाता है। जबकि अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सच एज एन इलेक्ट्रॉन उसके लिए अप्लाई करके देखेंगे इसे, तो इसकी जो वैल्यू है, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेंज करना है, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज रहेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू आएगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। आप इन दोनों वैल्यूज के अंदर यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, कितना डिफरेंस है। ये तो 10⁻28 है और ये 10⁻4 है। किसको मेजर करना ज़्यादा आसान है हमारे लिए? तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है सच एज एन इलेक्ट्रॉन, उनके लिए इसे मेजर करना ज़्यादा इजी गोइंग है एज कंपेयर टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके, सेकेंड कंसेप्ट, यहाँ पर ये चीज़ इसने क्लियर कर दी एक्सपेरिमेंटली। दूसरी बात हम ये भी करेंगे यहाँ पर कि देखिए हम कह रहे हैं कि जब लाइट बीम, जो इंसिडेंट फोटोन है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब डाला जाता है, इंसिडेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो एक नई वेलोसिटी और एक नया पाथ जनरेट होता है। अब आप कंसिडर कीजिए यहाँ पर कि एक रैट है, ओके, और हमारे रूम में एक रैट है और आप उसके ऊपर जो टॉर्च होती है, जो फ्लैश लाइट है आपके फ़ोन की, वो उसके ऊपर डाल रहे हो, तो क्या उसकी वेलोसिटी और उसके पाथ के ऊपर कोई चेंजमेंट पड़ेगा? कुछ भी चेंजमेंट नहीं पड़ेगा। यानी लाइट की वजह से हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को बिल्कुल भी उनकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते, उनके पाथ को चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ किनके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जहाँ पर जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है, इंसिडेंट फोटोन होते हैं, वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी के साथ रहते हैं कि उनको चेंज, उनकी इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात हमें अपने दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी, तभी हम इस प्रिंसिपल को ढंग से समझ पाएंगे। तो इस चीज़ ने, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया रेड के केस में, तो वहाँ पर जो लाइट बीम हम डाल रहे हैं उसकी वजह से उसके मोमेंट के ऊपर, उसकी वेलोसिटी, उसके पाथ के ऊपर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ओके, तो ये रीज़न है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, मैक्रोस्कोपिक के ऊपर नहीं होता है। आगे देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो जनरेट होता है, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर जाता? जब इतना स्मॉल साइज का होता है, इतना कम उसका मास होता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? या फिर जब वो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाता? इस टाइप के क्वेश्चंस पहले काफ़ी बार जनरेट हुए हैं। तो उसका एक और रीज़न जो है, जो सफिशिएंट आंसर था, वो हेजनबर्ग ने भी बताया
दिस इज बिकॉज द डायमीटर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसका जो डायमीटर होता है वो किस रेंज में रहता है, 10⁻⁻15 मीटर रहता है। हेंस इफ द इलेक्ट्रॉन वर टू एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करे, दैट मीन्स द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन वुड हैव बीन 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजिशन आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 होनी चाहिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए, इससे कम कितनी भी हो सकती है। इट मीन्स डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू h/4 पाई। तो मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल वी लिख सकते हैं, यानी वेलोसिटी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4 पाई। अब मुझे क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में कि जो वेलोसिटी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो वेलोसिटी है वो डिसाइड करवाएगी इस चीज़ को। जो सनलाइट की वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स होती है, तो उससे जो चीज़ें हैं वो अफेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी आएगी। डेल वी के अंदर मुझे आंसर फाइंड आउट करना है, तो एक्स डेल एक्स और एम को मैं इधर लेके जा सकती हूँ, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। डेल वी इज इक्वल टू h/4 पाई इंटू में डेल एक्स इंटू एम। अब इन सबकी वैल्यूज हमें पता है। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.6 × 10⁻⁻34 4 एज इट इज है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। डेल एक्स की वैल्यू यहाँ हमने बताई है कितनी कंसीडर करनी है हमें, 10⁻⁻15, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यही है, कम इससे कितनी भी हो सकती है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 9.11 × 10⁻⁻31 kg। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5.77 × 10⁻10 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए कितनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है ये। यहाँ हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो ली है वो 10⁻⁻15 मीटर ली है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 5.77 × 10⁻10 मीटर सेकेंड इनवर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जो लाइट रेडिएशंस होती हैं, द वैल्यू इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी पीछे छोड़ दी इसने, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स ही होती है, और ये तो कितना चला गया, 5 से भी ऊपर चला गया, और साथ में 10⁻10। हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि जो इसका डायमीटर होता है न्यूक्लियस का वो सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर रहता है, और जो वेलोसिटी है वो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की आती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व करके मुझे बताएं। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन डाला है आपके लिए, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? Find out क्या करना है हमें, del v यानी uncertainty in velocity find out करनी है। ये uncertainty in position दी हुई है 0.1 angstrom। तो देखिए डेल एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले आप इसे मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻⁻11 मीटर। 0.1 को अब 10⁻⁻10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻11 मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना है, फॉर्मूला देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल एक्स इंटू में एम डेल वी इज इक्वल टू h/4 पाई। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, तो जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, m इंटू डेल वी। तो डायरेक्ट p डेल p की जगह क्या लिखा हुआ है, m इंटू डेल वी लिखा हुआ है। ओके, तो डेल v हमें फाइंड आउट करना है। डेल x और m को मैं इधर लेके जाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा, h की जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिवर्सल होती है 6.6 × 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 9.11 × 10⁻31 kg। ओके, m की वैल्यू आपको बता दी गई है, x डेल x की वैल्यू आपको बता दी गई है, h की वैल्यू बता दी गई है, पाई की वैल्यू आपको पता है। इसके अंदर पुट करें और इसे सॉल्व करें। ओके, और जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ये आपका कंप्लीट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। इसके अलावा भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उतने न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। कम से कम ये जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो आपकी नोटबुक में सॉल्व जरूर हो। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।